हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? हेलो आरची, मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? Yes, ma'am. नाउ लेट अस स्टार्ट द टॉपिक। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले के क्लासेस में हम लोगों ने चैप्टर फर्स्ट डिस्कस किया था। फ्लेमिंगो जो हमारी प्रोज वाली बुक है फर्स्ट, उसका फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन हमने डिस्कस कर लिया था। और आज हम न्यू मतलब सेकेंड नंबर का जो चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है उसकी एक राइटर है एनिस जंग। एनिस जंग। अब देखिए, इसमें कुछ ऐसा ट्विस्ट है कि जैसे कि नाम से मैं आपको हर चैप्टर का बारे में बताती हूँ। जैसे कि लॉस्ट यानी खोया हुआ, लॉस्ट यानी खोया हुआ, स्प्रिंग यानी बसंत। अब खोए हुए बसंत से क्या मतलब है? खोए हुए बसंत से मतलब है कि जैसे चाइल्डहुड, बचपन जो खो गया। अब भाई चाइल्डहुड किनका खो गया? भाई वो बच्चे, वो ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चों को स्कूल में भेज सकते हैं, वो तो क्या है कि मतलब उनका तो चाइल्डहुड प्रिजर्व है, सुरक्षित है, वो आ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं। लेकिन वो फैमिलीज, ऐसी फैमिलीज जो अपने बच्चों को मतलब रैग पिकिंग, रैग पिकिंग यानी कचरा बुनने का काम करवाने के लिए मजबूर हैं, उनकी कुछ मजबूरियां हैं। रैग पिकर्स जो है, कचरा बुनने वाले जो लोग हैं, उन लोगों के बच्चों का क्या, उनका बचपन कहाँ से गया? चाइल्डहुड लॉस्ट हो गया, खो गया। तो उन बच्चों के बारे में, उन बच्चों के बचपन के बारे में एनिस जंग जो पोएटेस है, लेखिका है, अथर है, उन्होंने डिस्कस किया है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। और इसमें बहुत सी छोटी छोटी स्टोरियां आ जाएंगी और हम उन स्टोरीज को, हर स्टोरी को ध्यान में रखेंगे। यानी अलग अलग सी स्टोरियां हैं। जैसे लेखिका है एनिस जंग है, जहाँ वो रहती है वहाँ पर जो बच्चों का, ऐसे रैग पिकर्स बच्चों का, यानी कचरा बुनने वाले बच्चों का झुंड आता है, ग्रुप आता है, वो उससे पूछ बैठती है कि क्या तुम स्कूल में न जाना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? अगर मैं तुम्हारे लिए स्कूल बना दूं तो क्या तुम स्कूल जाओगे? तो साहिब नाम का एक बच्चा है उसी ग्रुप में, रैग पिकर्स वाले में। तो वो कहता है कि हाँ, मैं जरूर स्कूल जाऊंगा यदि आप हमारे लिए स्कूल बनाएंगी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा एनिस जंग का इंट्रोडक्शन करते हैं पहले। लोस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी खोए हुए बचपन की कहानियां। यानी एनिस जंग जो है 1964 वॉज बोर्न इन राउरकेला, राउरकेला में उनका जन्म हुआ था। एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड, और अपने बचपन को उन्होंने स्पेंड किया और एडोलेंस को स्पेंड किया हैदराबाद में। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद, हैदराबाद में उन्होंने अपनी एजुकेशन ली। और उसके बाद उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से भी अपनी एजुकेशन ली। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, एनिस जंग के जो पेरेंट्स थे राइटर्स थे। एनिस जंग बिगन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया, अपना कैरियर एक राइटर के रूप में उन्होंने इंडिया में स्टार्ट किया था। सी हैज बीन एन एडिटर, वो एडिटर रही हैं, कम्युनिस्ट रही हैं। और मेजर जो न्यूज़पेपर्स हैं, जैसे कि इंडिया में जो मेजर न्यूज़पेपर्स हैं या अब्रॉड विदेशों में हैं, वहाँ पर उन्होंने एक एडिटर और कम्युनिस्ट का काम किया था। एंड हैज ऑथराइज सेवरल बुक्स, और कई बुक्स उन्होंने ऑथराइज करी हैं। द फॉलोइंग, नीचे ये जो स्टोरी दी गई है लॉस्ट स्प्रिंग वाली, उनका एक बुक ऑफ कलेक्शन है जिसका नाम है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, वहां से लिया गया है। और इसमें टोटल मिला के जो एनिस जंग लेखिका है वो एनालिसिस करती हैं कि ये जो पॉवर्टी, यानी ऐसे लोग जो कि कहाँ रहते हैं, रैग पिकिंग का काम करते हैं, स्लम्स में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, या फिर हटमेंट्स में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, वो लोग उसी कंडीशन में रहने के लिए, यानी वैसी ही पॉवर्टी में रहने के लिए, गरीबी में रहने के लिए, और अपने एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के लिए खुद ही जिम्मेदार है, खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, ऐसा इसमें बताया गया, डिस्कस किया गया है। तो देखिए, इसको स्टार्ट करते हैं। समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। अब जो ग्रुप है बच्चों का, रैग पिकर्स वालों का, कचरा बुनने वालों का, उनमें से एक बच्चा कहता है कभी कभी कचरे के ढेर में एक रुपया, एक रुपया का जो कॉइन है, सिक्का है, वो मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस, आई आस्क साहेब मोन आई एनकाउंटर। अब आई से मतलब है एनिस जंग जो लेखिका है, वो कहती है, किससे, किसे कहती है? व्हाई डू यू डू दिस, उस साहेब नाम एक बच्चे को कहती है। और साहेब नाम का बच्चा कौन सा है? रैग पिकर्स, यानी जो कचरा बुनने वाले बच्चे हैं, उन्हीं बच्चों में से एक बच्चे का नाम क्या है? साहेब।
वो उससे पूछ बैठती है कि तुम ये सब क्यों करते हो, तुम कचरा क्यों बुनते हो। whom, अब लेखिका के आगे कहती है, आई आस्क्ड साहेब whom आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग, जो कि हर सुबह मुझे दिखाई देता है, मेरा सामना होता है उससे, स्काउंडिंग यानी ढूंढते हुए, खोजते हुए, फाइंड आउट करते हुए, फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड। अब एनिजन कहती है कि मेरे पड़ोस में जो कचरे के ढेर हैं वहां पर जो ये जो बच्चा है वो मुझे मिल जाता है, और ये क्या खोजता है, स्काउंडिंग फॉर गोल्ड यानी सोना खोजते हुए, यानी 1 रुपए का कॉइन भी अगर उन्हें कचरे के ढेर में मिल जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, आगे एथर जो है लेखिका वो कहती है कि साहेब ने कई सालों पहले, लंबे सालों पहले अपना जो घर है छोड़ दिया था। सी सेट एमिडेस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, और ढाका के जो ग्रीन फील्ड्स हैं वहां सेट हो गए थे बीच में। होम, हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंस मेमोरी। अब जो लेखिका है वो कहती है, जो अथर है वो कहती है एनिस जंग, कि उसका जो घर है, उसका जो होम है वो उसकी यादों से दूर नहीं है, अब भी उसे याद है अपनी मेमोरीज में अपना घर। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स। अब एनी जंग आगे कहती है कि वहां ढाका में बहुत सारे तूफान आते थे, और उन तूफानों में जो स्टॉर्म्स आते थे और उनके साथ ही उनके जो फील्ड्स थे, होम्स थे, वो बहकर स्वेप्ट अवे, स्वेप्ट अवे यानी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है बहा कर ले जाना, अपने साथ वो बहा कर ले जाते थे उनके घरों को। हिज मदर टेल्स हिम, अब साहेब की मदर ने कभी उसे बताई थी ये बात। दैट इज वाई द लेफ्ट, इसी का रिजल्ट था कि उन्होंने अपना जो घर था पहले का पुश्तैनी मकान जहां वो रहा करते थे वो छोड़ दिया था। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, अब यानी इस बड़ी सिटी में, बिग सिटी में वो आ चुके थे और वहां पर वो रह रहे थे, और उन बिग सिटीज में जो वो कचरा बुनने का काम कर रहे थे, गोल्ड ढूंढने का या 1 रुपये का कॉइन ढूंढने का काम कर रहे थे, वो सब उसी का रिजल्ट था कि अपने घर को वो छोड़ चुके थे, और वहाँ उनका जो फील्ड्स थे और जो होम थे वो सारे उस स्टॉर्म में, तूफान में बह चुके थे। इसी का रिजल्ट होता है कि वो घर उन्हें छोड़कर यहाँ बड़ी सिटी में आना पड़ता है, बिग सिटी में आना पड़ता है, और यहाँ आकर उन्हें रहना पड़ता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स लुकिंग अवे। अब साहेब उस एनिसन को रिप्लाई करता है अथर को कि ही मटर्स, मटर्स यानी बड़बड़ाना, वह बड़बड़ाता है, लुकिंग अवे दूर देखते हुए, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, यानी मेरे पास इसके अलावा करने को कुछ नहीं है, मैं क्या करूं, यानी मेरा लिवलीहुड चलाने के लिए, पेट भरने के लिए कुछ तो करूं। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, यानी थोड़ा मजाक करते हुए, थोड़ा हंसते हुए मैंने उससे कह दिया, अनिस जंग कहती है मैंने उससे कह दिया गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, अब एनिजन कहती है हालांकि मैंने उसे एडवाइस तो दे दी स्कूल जाने की, लेकिन ये जो एडवाइस है अपने आप में ही मुझे होलो सिम हो रही थी, यानी होलो प्रतीत हो रही थी, सिम हो रही थी, मुझे अपने आप ही वो खोखली सी नजर आ रही थी। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, साहिब रिप्लाई करता है अथर को कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन द बिल्ड वन आई विल गो, जब मेरे नेबर्स वाले, नेबर में, मेरे पड़ोस में कोई स्कूल बन जाएगा तो मैं वहां चला जाऊंगा, ऐसा साहेब जो है एनिस जंग को रिप्लाई करता है। इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग, अब एनिस जंग जो है लेखिका है वो कहती है हाफ जोकिंग, आधा सा मजाक करते हुए, आधा अधूरा मजाक करते हुए उसे कहती है, मैंने उससे पूछा इफ आई स्टार्ट ए स्कूल, यदि मैं तुम्हारे लिए एक स्कूल शुरू करवा दूं, स्कूल बना दूं, शुरू करवा दूं, विल यू कम, तो क्या तुम उस स्कूल में पढ़ने आओगे। यस ही सेज, साहिब कहता है हाँ आऊंगा। स्माइलिंग ब्रॉडली, थोड़ा मुस्कुराते हुए, यानी बड़ी सी स्माइल करते हुए, रिस्पॉन्स देते हुए वो कहता है हाँ मैं डेफिनेटली उस स्कूल में आऊंगा। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज योर स्कूल रेडी। अब एनिस जंग जो है वो कहती हैं कि कुछ दिनों बाद मैंने दौड़कर, साहेब को दौड़कर मेरे पास आते हुए देखा, इज योर स्कूल रेडी, क्या तुम्हारी स्कूल तैयार है, बन गई है, क्या मैं वहां पढ़ने आ सकता हूँ। हालांकि लेखिका ने, राइटर ने, जो एनिस जंग है, उसने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे लिए स्कूल बिल्ड करूंगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएगी। क्यों, ये बात वो खुद भी जानती है, क्योंकि एनिस जंग है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए वो चाहकर भी उसके लिए स्कूल नहीं
बना पाएगी, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा मनी की रिक्वायरमेंट होती है। इट टेक्स लोंगर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से, मैंने अपने आप ही कहा, मन में ही कहा कि बहुत लंबा समय लगता है और मनी भी लगता है जब स्कूल को बनाया जाता है। एम्ब्रेस्ड एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस दैट वाज नॉट मींट। अब एनिस जंग है वो अपने आप में ही एम्ब्रेस यानी परेशान हो जाना, अपने आप में ही परेशान हो जाती है कि मैंने एक प्रॉमिस इससे किया है साहिब से और इसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि चाहकर भी लेखिका जो अथर है, एनिस जंग है, वो उसके लिए एक स्कूल का निर्माण नहीं कर सकती, कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकती। बट प्रोमिसेस लाइक माइंड अब्रोड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ड। ब्लिक यानी खाली, उसकी जो खाली दुनिया है। अब खाली दुनिया से मतलब है ब्लिक लाइफ या ब्लिक खाली जो उसका संसार है, इससे मतलब है कि उसकी लाइफ में क्या है, कोई प्रॉमिस नहीं है। आज तक जितनों ने भी प्रॉमिस किया, पहली बात तो किसी ने किया नहीं होगा उससे प्रॉमिस, अगर किया भी होगा तो मेरी तरह यानी सभी ने तोड़ा होगा उसे। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ, उसका जीवन कैसा है, पहले से ही ब्लिक है, खाली है, खाली संसार है उसका। हर कॉर्नर, एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड, यानी उसके लाइफ का हर कॉर्नर खाली है, उसमें कोई जगह ऐसी नहीं है, उसे कोई बुरा नहीं लगेगा। यानी जो एनिस जंग है वो उससे प्रॉमिस कर चुकी हैं, लेकिन वो अपने आप में उसे होलो सिम होता है और उसको ये भी पता है कि पता नहीं उसकी लाइफ में उसका खाली संसार है, पता नहीं कितने प्रॉमिस लोग करते हैं और कितने तोड़े जाते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, अब एनिस जंग आगे कहती है कि उसको जानने के कई महीनों बाद आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उससे उसका नाम पूछा। अब एनिस जंग कहती है मैंने साहेब से उसका नाम पूछा तो उसने बताया साहेब आलम, मेरा नाम तो साहेब आलम है। ही अनाउंसेस, उसने बताया मुझे, ही डजंट नो व्हाट इट मीन्स। अब एनिस जंग कहती है कि साहेब ये बात नहीं जानता था, वो बच्चा, वो कचरा बुनने वाला बच्चा ये बात नहीं जानता था कि इसके नाम का क्या मतलब था। इफ ही न्यूज इट मीनिंग, इट्स मीनिंग, यदि वह जानता अपने नाम के मीनिंग को, यदि वो साहेब के मीनिंग को जानता, साहेब के मीनिंग का अर्थ क्या है, देखिए, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे संसार का गॉड, लॉर्ड, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट। अगर वो इसे जान जाता अपने नाम के मीनिंग को तो शायद उसके लिए कठिन होता कि वो इस बात पर, हार्ड होती ये बात उसके लिए, टफ होती कि वो इस बात पर विश्वास करे। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, यानी इस बात से मतलब अनअवेयर होते हुए वो, यानी जानता नहीं था अपने नाम के मीनिंग को, वो अपना नाम रिप्रेजेंट करता है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, यानी यानी उसके नाम का, साहेब जो नाम है उसके नाम का क्या मीनिंग है, इस बात से अवेयर होते हुए, उसके सेंस को जाने बिना ही वो अपने फ्रेंड्स के साथ स्ट्रीट्स में, गलियों में, रोम्स, रोम्स यानी आवारा घूमता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है, विदाउट एनी इंटेंशन, बिना किसी काम के, बिना, विदाउट एनी गोल, विदाउट एनी पर्पस, वो इधर उधर घूमता रहता है। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपियर एट नून, यानी जैसे मॉर्निंग के समय बर्ड्स हैं वो एक ग्रुप में निकलते हैं एक साथ, और जैसे ही नून होती है, दोपहर का समय होता है, वो सारे डिसअपियर हो जाते हैं। सेम उसी वे में ये जो कचरा बुनने वाले रैग पिकर्स का बच्चों वाले, रैग पिकर्स वाले बच्चों का जो ग्रुप है वो एक साथ निकलता है, और उसके बाद वो सारे बच्चे दोपहर के बाद, मतलब दोपहर के समय वो डिसअपियर हो जाते हैं, अपने अपने घरों में चले जाते हैं। तो ठीक ऐसा ही उन बच्चों के साथ था जिस ग्रुप में साहेब भी था। ओवर द मंथ्स, कई महीनों बाद, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। अब अथर कहती है, अनिजन कहती है कि कई महीनों बाद मैं उनके ग्रुप के हर बच्चे को पहचानने लग गई थी, जानने लग गई थी। वाई आर यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन। अब एनिजन कहती है मैंने उनमें से एक से पूछ ही लिया कि तुम चप्पल या स्लीपर्स क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिडंट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली। उनमें से एक बच्चे ने कहा कि मेरी मदर जो है वो सेल्फ यानी अलमीरा, घर में जो अलमीरा है उसके ऊपर रख रखे हैं, और मेरी मदर मुझे उतार कर नहीं देती, इसलिए मैं नहीं पहनता। इवन इफ सी डिडंट सी डिड सी विल थ्रो ही विल थ्रो देम ऑफ एट अनदर हु इज वियरिंग शूज दैट डोंट मैच। अब उसी ग्रुप में, रैग पिकर्स वाले ग्रुप में, एक तो साहेब था
और एक बच्चा दूसरा था, वो उससे पूछती है कि तुम स्लीपर्स क्यों नहीं पहनते, तो उसे रिप्लाई देता है कि मेरी मदर ने सेल्फ पे रख रखे हैं, अलमीरा पे रख रखे हैं। अब दूसरा बच्चा सेम वे में उसकी बात काटते हुए, दूसरा बच्चा कैसा है, उसका फिजिकल गेस्चर देखिए, उसने डिसकलर्ड यानी बेरंग वाले शूज पहन रखे हैं, और वो कहता है कि अगर मेरी मदर मुझे उतार कर भी दे दे तो भी मैं स्लीपर्स को ना पहनूं, मैं उन्हें फेंक दूं। क्यों? क्योंकि मुझे पहनना अच्छा नहीं लगता। और उसने खुद ने क्या पहन रखे हैं, डिसकलर्ड शूज पहन रखे हैं। और उसने क्या किया, अब व्हेन आई कमेंट, अब एनिसन कहती है जब दूसरे बच्चे ने ऐसा कहा तो मैं कुछ कमेंट करती, कुछ रिप्लाई करती, कुछ टिप्पणी करती, उससे पहले ही उसने अपने शूज जो डिसकलर्ड थे उनको मतलब शर्म के मारे पीछे की तरफ मोड़ लिए कि ये मेरे डिसकलर्ड वाले बेरंग वाले शूज को ना देख ले और कुछ ना बोल दे। उससे पहले ही ये सेकंड नंबर वाला बच्चा है, वो अपने शूज को पीछे की तरफ कर लेता है, सफल्स यानी अपने आप में अपने पैरों को सिकोड़ लेता है ताकि मेरे जो ये डिसकलर्ड वाले शूज है वो किसी को दिखाई ना दे। एंड सेज नथिंग, और कुछ नहीं कहता है। आई वॉन्ट शूज सेज ए थर्ड बॉय। अब एनिसन कहती है एक तीसरा बच्चा वो कहता है कि मुझे तो शूज चाहिए। हु हैज नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, और उस तीसरे बच्चे ने अपनी लाइफ में कभी एक जोड़ी जूते भी नहीं पहने थे। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। अब एनिसन कहती है जब मैं कहीं ट्रेवल करती हूँ एक कंट्री से दूसरी कंट्री, तो मैं देखती हूँ बहुत से बच्चे मुझे बेयरफुट घूमते हुए, नंगे पैर चलते हुए, विदाउट स्लीपर्स चलते हुए दिखाई देते हैं। इन सिटीज, बड़े बड़ी सिटीज में भी दिखाई देते हैं, ऑन विलेज रोड्स पर भी दिखाई देते हैं। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, यानी इसका मतलब ये नहीं है बेयरफुट वो है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब उनमें उनके पास मनी नहीं है, मनी की कमी है, लैक ऑफ मनी है। लैक ऑफ यानी कमी होना, यानी कमी है मनी की ऐसा नहीं है। बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, इसको अंडरलाइन कर लो, इसका मतलब है कि लेकिन एक परंपरा सी उन लोगों में बन गई है। ये कई बार क्वेश्चन आता है बेयरफुट का, उसमें पूछ लेते हैं कि बेयरफुट से राइट व्हाट इज मीन बाय द अथर बेयरफुट, ठीक है, यानी नंगे पैर रहने से जो अथर है एनिसन, इसका क्या मतलब है। तो इसमें टू बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, यानी एक परंपरा सी बन गई है उन लोगों में, एक रिवाज सा बन गया है कि नंगे पैर ही घूमना है। इज एन वन एक्सप्लेनेशन, यही एक स्पष्टीकरण है, एक एक्सप्लेनेशन है उनके विदाउट स्लीपर्स रहने का, यानी बिना चप्पलों के, बिना स्लीपर्स के रहने का, यही एक अच्छा बहाना है उनके लिए, स्पष्टीकरण है, एक्सप्लेनेशन है। I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. अब जो एनिसन है वो कहती है I wonder, मैं आश्चर्यचकित होती हूँ, if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty, क्या यही एक एक्सक्यूज है कि केवल वो एक्सक्यूज है कि, और ये बात एक्सप्लेन करने का कि वो अपनी परपेचुअल यानी परमानेंट स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यानी परमानेंट परपेचुअल जो स्टेट ऑफ पॉवर्टी यानी गरीबी की जो इस परमानेंट स्टेट में वो रह रहे हैं, क्या एक छोटा सा एक्सक्यूज यही है कि एक ट्रेडिशन उनमें रह चुका है, ट्रेडिशन बन चुका है कि वो बेयरफुट ही रहना चाहते हैं, स्लीपर शूज वो पहनना ही नहीं चाहते। अब आगे जो है एनिसन कहती हैं आई रिमेम्बर, मुझे याद आता है, याद आती है ए स्टोरी, एक कहानी, एक मैन की फ्रॉम उडुपी, उडुपी नामक प्लेस से, वंस टोल्ड मी, जो कि कभी किसी ने मुझे एक बार बताई थी। अब देखिए एक कहानी का जिक्र किया गया है। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, एक छोटा सा बच्चा था उडुपी नामक प्लेस पर, और ये कहानी एनिसन को किसी ने एक बार बताई थी, तो वो हम लोगों को बता रही है कि एज ए यंग बॉय, एक छोटे से बच्चे के रूप में, एक छोटा बच्चा जो कि जब भी स्कूल जाता था तो वो एक पुराना सा टेम्पल था, ओल्ड टेम्पल था, उसमें प्रे करता था। क्या प्रे करता था, वो उसके सामने से गुजरता था तो वो प्रे किया करता था। वेयर हिज फादर वॉज ए प्रिस्ट, और उस ओल्ड टेम्पल में उसके जो फादर थे, जो कि स्कूल जाया करता था बच्चा, छोटा बच्चा, उसके जो फादर थे वो प्रिस्ट थे, पुजारी का काम वो किया करते थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, वह जो बच्चा था उसके पास पहनने के लिए शूज नहीं था, एक पेयर ऑफ शूज यानी एक जोड़ी जूते भी नहीं थे। वो उस टेम्पल के आगे खड़ा होता थोड़े टाइम स्कूल जाने से पहले और गॉड से प्रे किया करता था
कि मुझे एक जोड़ी शूज दिला दो, ए पेयर ऑफ शूज मुझे चाहिए। 30 years later I visited his town। अब जो एनिसंग है वो कहती है अगले 30 सालों बाद, किसी ने ये मुझे कहानी बताई थी, तो अगले 30 सालों बाद, उसके कहानी बताने के 30 साल बाद मैं उस टाउन में गया, यानी हम गई, यानी उडुपी नामक जगह पे वापस मैं गई। एंड द टेम्पल, और उस टेम्पल को भी मैंने देखा, विच वॉज नाउ ड्राउंड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, यानी अब वो टेम्पल डिस्ट्रॉय हो चुका था, वहां पे किसी प्रकार का कोई टेम्पल नहीं था। एंड द बैकवर्ड, बल्कि उसके पीछे की तरफ, वेयर लीड द न्यू प्रिस्ट, वहां एक नया पुजारी रहा करता था, यानी वो टेम्पल तो डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन उसके पीछे की तरफ जो है एक नया प्रिस्ट रहा करता था, नए मंदिर में, नए टेम्पल में, न्यू टेम्पल में। दे वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, और उसके उस टेम्पल में जहां वो रहा करता था वहां पर रेड और व्हाइट कलर की प्लास्टिक चेयर्स बनी हुई थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, अब जो एनिसंग है वो कहती है कि मैं वहां गई हुई थी घूमने के लिए 30 सालों बाद, 30 इयर्स आफ्टर, तो मैंने देखा कि एक न्यू टेम्पल था, वो टेम्पल डिस्ट्रॉय हो चुका था, जहाँ की वो पुराना बच्चा प्रे किया करता था एक ए पेयर ऑफ शूज के लिए गॉड के आगे। तो मैंने देखा कि वो टेम्पल डिस्ट्रॉय हो चुका था, और वहां उसके पीछे की तरफ एक न्यू टेम्पल था, न्यू प्रिस्ट था, और वहां पर जो है रेड और व्हाइट की प्लास्टिक कलर की प्लास्टिक चेयर्स रखी हुई थी, और वहां वही वैसा ही यंग बॉय दौड़ता हुआ आता है, ड्रेस्ड हिम इन ग्रे यूनिफॉर्म, यानी उसने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और वो दौड़ता हुआ आता है, एंड वियरिंग सॉक्स एंड शूज, यानी उस बच्चे ने सॉक्स व शूज पहन रखे थे। अराइव्ड पेंटिंग, अब मैंने कई बार आपको बताया है क्लास में, PAINTING, पेंटिंग यानी कलर करना, पेंट करना, पोतना, ठीक है, पुताई करना, प्लास्टर करना। अब इसी तरीके से यदि मैं इसका आई हटा दूं तो इसका मतलब हो जाता है हांफना, हांफते हुए, जब हम दो यानी कहीं से तेजी से दौड़ते हुए आते हैं बिल्कुल फास्ट स्पीड से, तो जो साउंड होता है उसको हम कहते हैं फेंटिंग, हांफना। अराइव्ड, वह बच्चा हांफते हुए आता है, एंड थ्रू ही स्कूल बैग ऑन द फोल्डिंग बेड, वहीं फोल्डिंग बेड रखा था वहां पर अपने स्कूल वाले बैग को फेंक देता है। एंड लुकिंग एट द बॉय, अब लेखिका कहती है, अब जो अनिस जंग है वो कहती है जब मैंने उस बच्चे को देखा, उस पेयर ऑफ शूज में पहने हुए, यूनिफॉर्म पहने हुए, या उसको मतलब अपना बैग फेंकते हुए इस फोल्डिंग बैग बेड पर, तो लुकिंग एट द बॉय, जब मैंने उस बच्चे को देखा, आई रिमेम्बर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस दैट, यानी मैं तो मुझे, जब मैंने उस बच्चे को देखा, न्यू टेम्पल वाले, न्यू प्रिस्ट वाले उस यंग बॉय को देखा, तो मुझे वो स्टोरी याद आ गई जो कि 30 सालों पहले किसी ने मुझे बताई थी, कि वो बच्चा स्कूल जाने से पहले उसके पास पहनने के लिए शूज नहीं था, ए पेयर ऑफ शूज नहीं था। तो मुझे उस बच्चे की याद आ गई, वो प्रेयर जो कि वो बच्चा किया करता था गॉडेज के आगे, व्हेन ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज, तो शायद ये वही बच्चा है जिसे कि क्या क्या मिल गया है, ए पेयर ऑफ शूज मिल गया है, शायद गॉड ने उसकी प्रार्थना, उसकी प्रेयर सुन ली। लेट मी नेवर लॉस देम, द गॉडेज हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, लेट मी नेवर लॉस देम, यानी भगवान कभी किसी को निराश नहीं करते, और शायद गॉडेज ने उसकी प्रेयर को मान लिया था, ऐसा एनिस जंग को लगा, महसूस हुआ, फील हुआ उसको ऐसा। यंग बॉयज लाइक द सन्स ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, अब एनिस जंग अपनी बात को आगे डिस्क्राइब करते हुए कहती हैं कि यंग बॉय, छोटे छोटे बच्चे जो कि उस पृष्ठ के सन की तरह होते हैं, उसके पृष्ठ के बेटे की तरह ही हैं, नाउ वोर शूज, वो अब शूज पहनते हैं। बट मैनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स, लेकिन बहुत से छोटे छोटे बच्चे जो कि उन रैग पिकर्स, कचरा बुनने वाले जो फैमिली होती है उनके बच्चे होते हैं, जो कि मेरे नेबरहुड, मेरे पड़ोस में रहते थे, रिमेन शूज लेस, वो सारे शूज लेस रहते हैं, वो विदाउट स्लीपर्स रहते हैं। अब एनिस जंग है वो बताती है, अब देखिए इसमें यहाँ तक जो हमने पढ़ा है उसमें कई क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। एक तो देखिए ये गार्बेज गोल्ड वाला आ गया, गोल्ड वाला क्वेश्चन बनेगा, एक तो गोल्ड वाली स्टोरी बन गई, एक बेयर फूट वाली बन गई, और एक प्रे वाली बन गई है। 3 क्वेश्चंस यहाँ तक के इस पैराग्राफ में हमारे पास आए हैं। तो उडुपी प्लेस की क्या स्टोरी है, अगर इससे क्वेश्चन आ जाता है तो आप लिख सकते हो आराम से। और शूज लेस वाली अभी मैंने आपको बताया कि बिना मतलब शूज के रहने का एक ट्रेडिशन टू स्टे
मैंने आपको बताया था बट ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, एक परंपरा बन चुकी है उन लोगों में स्लिपलेस सॉरी शूजलेस रहने की या स्लीपर्स लेस रहने की। अब जो एनी सिंह है वो आगे कहती है कि माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैक पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी, यानी मेरा परिचय, मेरी जानकारी, मेरा नॉलेज जो कि इन बेयर फुट रैक पिकर्स यानी कचरा बुनने वाले, इन नंगे पैर रहने वाले बच्चों के साथ मेरी जो पहचान है या मेरी आइडेंटिटी जो है, लीड्स मी टू सीमापुरी, वो सीमापुरी नामक प्लेस पर मुझे ले जाती है। ए प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, और जो कि दिल्ली की पेरिफेरी यानी उसके चारों तरफ आसपास ही पड़ती है, बाहर की तरफ ही है। येट मील्स अवे फ्रॉम इट, लेकिन कई मील दूर है दिल्ली से। मेटाफोरिकली दोज who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1970 1971 में जो ये जो लोग हैं वहाँ रह रहे हैं सीमापुरी में, वो लोग फैल गए थे, हु कैम फ्रॉम सॉरी बांग्लादेश से आए थे, स्क्वेटर्स यानी फैल गए थे और वहाँ रहने लगे थे। साहेब्स फैमिली इज अमोंग देम, साहेब की जो फैमिली थी जो कि एक रैग पिकर्स वाले जो बच्चे थे उनके ग्रुप में था साहेब, तो उसकी जो फैमिली थी वो भी वहीं से आई हुई थी, वो भी वहीं बीच में रहती थी, यानी सीमापुरी में वो रहा करते थे। सीमापुरी वॉज देन ए वाइल्डरनेस इट स्टे इज, यानी अब भी है सीमापुरी, अब भी है और उस समय भी था, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन ये खाली नहीं था। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यानी अब भी वही कीचड़ है, डस्ट है, और इन सब के बीच अब भी लोग वहां रहते हैं। विद रोप्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, टारपोलिन और टिन की जो है छतें बनी होती है, जैसे कच्चे मकान जिन्हें हमें कहते हैं, स्लम्स कहते हैं, हटमेंट्स कहते हैं, झुग्गी झोपड़ियां कहते हैं, अब भी वहां बनी हुई है और लोग वहां रहते हैं। इन स्ट्रक्चर्स डिवॉइड ऑफ सेवेज, ड्रेनेज एंड रनिंग वाटर, लिविंग 10,000 रैग पिकर्स, लगभग 10,000 10,000 रैग पिकर्स की जो फैमिलीज हैं अब भी वहां रहती हैं। डिवॉइड यानी वंचित हैं, विदाउट किस किस के बिना, ड्रेनेज यानी ये जो ड्रेनेज सिस्टम यानी जो नदी नालों की व्यवस्था है, सेवेज का सिस्टम है, ये कुछ नहीं है, नहीं पानी की कोई अरेंजमेंट वहाँ पे होता है, किसी प्रकार का कोई फैसिलिटी उन्हें नहीं मिली हुई है। जैसे कि झुग्गी झोपड़ी वाले हटमेंट्स वाले बच्चे या फैमिली रहते हैं, बिल्कुल पास पास में बने होते हैं, और कहाँ से पानी लाते हैं कोई सिस्टम इनमें नहीं होता। ठीक वैसे ही 10,000 रैग पिकर्स की फैमिलीज अब भी वहाँ सेटल्ड हैं। दे हैव लीव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी आइडेंटिटी के, बिना किसी पहचान के, एक्वेंटेंस के, वो लोग लगभग अप्रोक्सीमेटली 30 years 30 साल से भी ज्यादा सालों से वहां रह रहे हैं। विदाउट परमिट्स, बिना किसी परमिशन के, बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन राशन कार्ड बने हुए हैं। दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, और वोट में उनका जो नाम है, वोटर्स भी हैं वो, यानी 18 years के अबोव भी हैं वहाँ पे बहुत जने, और वो लोग बहुत से पर्सन्स, और वो वोट देने का काम भी करते हैं। फॉर सर्वाइवल देन एंड लिस्ट एंड एनेबल देम टू बाई ग्रेन्स, ग्रेन्स यानी अनाज, राशन कार्ड से क्या होता है, उन्हें अनाज मिल जाता है खाने को और उससे उनका काम चल जाता है। लेकिन उन लोगों की आइडेंटिटी नहीं है, हालांकि उन्हें परमिशन उन्होंने नहीं ली है, बिना परमिशन के रह रहे हैं, लेकिन उनके राशन कार्ड बने हुए हैं, राशन कार्ड से जैसे कि गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है ग्रेन्स की, अनाज की, ये सारा उन्हें अवेलेबल है। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, आगे एनिस जंग कहती है कि पहचान की, आइडेंटिटी की कंपैरिजन में फूड उनके लिए ज्यादा जरूरी है। और वो फूड किसके लिए जरूरी है, सर्वाइवल के लिए, यानी उनके लिवलीहुड के लिए, जीविकोपार्जन के लिए, जीवित रहने के लिए यानी फूड ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered sarees। अब एनिस जंग ये कहती है, टैटर्ड यानी फटी सी, पुरानी सी, मेली कुचेली सी, TATTERED, टैटर्ड का मतलब होता है मेली कुचेली, टैटर्ड,
TERED। टेटर्ड का मतलब होता है मेली कुचेली सी, ठीक है, गंदी सी साड़ी पहनी हुई एनिस जंग वहां घूमने जाती है। तो वो कहती है कि वहां पर एक मेली कुचेली सी साड़ी एक लेडी ने पहन रखी थी, एक लेडीज का ग्रुप था वुमेन्स का, वहां से एक वुमेन ने मुझे कहा कि फूड इज मोर इम्पोर्टेंट इफ एट द एंड ऑफ, यानी फूड हमारे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी आइडेंटिटी यानी हमारी एक्वेंटेंस, हमारी पहचान की कंपैरिजन में। वो क्या एग्जांपल देती है कि यदि पूरा दिन बाहर गुजारने के बाद, यदि शाम के समय घर आने के बाद यदि हम अपनी फैमिलीज को भरपेट खाना खिला दें, दोनों टाइम का यदि हम खाना खा लें और फ्री होकर बिना किसी प्रकार की डिजीज के, यानी विदाउट एकिंग स्टोमक, एकिंग यानी दर्द करना, स्टोमक यानी पेट दर्द के बिना यदि हम सो जाएं, यानी हम रिलैक्स होकर रिलैक्स हो जाएं और आराम से सो जाएं रात को, तो ये जो चीज है वो हमें ज्यादा रिलैक्स फील करते हैं, हम इस चीज में ज्यादा रिलीफ फील करते हैं। उन यानी जो मतलब हमारे जो कंट्रीज थे वहाँ पे जो फील्ड्स थे और वहाँ पे हम क्या करते थे, ग्रेन यानी अनाज उगाया करते थे, लेकिन फिर भी क्या होता, बड़े बड़े तूफान आते, बिग स्टॉर्म्स आते और उनमें हमारा अनाज जो था, ग्रे जो था, फील्ड्स जो थे वो बहकर चले जाते थे, स्वेप्ट अवे हो जाते थे। तो उसके कंपैरिजन में यहाँ मतलब राशन कार्ड से हमें इतना ग्रेन, इतना अनाज मिल जाता है कि हम उससे अपना लिवलीहुड चला सकें। तो ये जगह हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। ऐसा उस ग्रुप में, लेडीज का जो ग्रुप था वहां से एक लेडी ने कहा जिसने की फटी पुरानी साड़ी पहनी हुई थी। एंड साड़ीज व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, यानी जब उन वुमेन के उस ग्रुप से पूछती है कि क्यों आप लोगों ने अपने जो हरे भरे ग्रीनरी वाले जो फील्ड्स थे उनको और अपनी जो रिवर्स थी, नदियां थी जहाँ अच्छा पानी आता था, मतलब क्लियर पानी आता था, नीट एंड क्लीन, तो उसको क्यों छोड़ दिया, अपनी ब्यूटीफुल लैंड को आपने क्यों छोड़ दिया और क्यों यहाँ आप रैग पिकर्स का काम कर रहे हैं, इस तरह के काम कर रहे हैं, झुग्गी हटमेंट्स में बने रहे हैं, स्लम्स में रह रहे हैं, ऐसा सब कुछ आप क्यों कर रहे हैं। उसके रिप्लाई में उन्होंने कहा वेन एवर दे फाइंड फूड, जहां कहीं उन्हें फूड मिल जाता है, खाना मिल जाता है, द पिच देयर टेंट्स एंड बिकम ट्रांसलेट होम्स, वे जहाँ कहीं उन्हें लगता है कि यहाँ हमें सर्वाइवल का कोई मीन्स है, हमें यहाँ खाना मिल सकता है, फूड मिल सकता है, तो वहीं वो अपने टेंट्स गाड़ लेते हैं, बना लेते हैं और अपना घर बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकम पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और बच्चे जो कि उनके होते हैं वो उनके सर्वाइवल में पार्टनर्स बनते हैं, यानी सहयोगी बनते हैं, वो किसी न किसी रूप में उन्हें सपोर्ट करते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, यानी सीमापुरी नामक जगह पे सर्वाइवल का मतलब है रैग पिकिंग, कचरा बुनना, यही उसका मतलब है। थ्रू द इयर्स, कई सालों गुजर जाने के बाद, इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट, गार्बेज टू देम इज गोल्ड, यानी कचरा बुनना ही उनके लिए गोल्ड के इक्वल है। इट इज देयर डेली ब्रेड, और कचरा बुनने से ही उन्हें डेली खाना मिल जाता है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, टेंट बनाकर है उसके नीचे रहना, यानी एक छत जो कि उनके सरों के ऊपर हो सकती है, हेड्स के ऊपर रहती है, यानी रहने के लिए छत मिल जाती है, हाउस मिल जाता है उन्हें टेंट के रूप में। इवन इफ इट इज लीकिंग रूफ, हालांकि अब मान लीजिए टारपोलिन से या फिर टिन से किसी ने मतलब रूफ बनाई हुई है, छत बनाई है, तो क्या होगा, बारिश के समय पर जब रेन सीजन होगा तो लीकिंग रूफ, लीकिंग यानी पानी गिरना, तो जो पानी है वो गिरता रहता है, लेकिन फिर भी वो उनके लिए बेटर है। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए इससे ज्यादा, यानी ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको इस पैराग्राफ में बताई है, इसमें टोटल मिला के एक सीमापुरी का क्वेश्चन बनता है कि सीमापुरी कहाँ सिचुएटेड है, साहिब कहाँ से बिलोंग करता है, वहाँ की फिर सीमापुरी में रह यानी कैसे कैसे कैसी कैसी कंडीशन है, कैसे कैसे लोग रहते हैं, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। और उनके बच्चों के बारे में है और कुछ नहीं। ये सेंटेंस आ सकता है जो अभी बताया था मैंने कि एक ग्रुप ऑफ वुमेन इन स्टेटर्ड साड़ी, जब लेखिका ने, ये जो एनिस जंग है, अथर है, इसने पूछा था एक ग्रुप ऑफ वुमेन से कि तुमने अपना ब्यूटीफुल जो लैंड है उसको क्यों छोड़ दिया है, तुम यहाँ क्यों आ गए, फील्ड्स रिवर्स को तुमने क्यों छोड़ दिया, तो उसने रिप्लाई किया था कि हम वहाँ अपने उन ब्यूटीफुल लैंड्स में रहकर यदि हम दिन रात हार्ड वर्क करके भी
अगर वो ग्रेन, वो अनाज हमें नहीं मिले और वो स्वेप्ट अवे हो जाए, बह जाए, तो उससे तो बेटर है कि हम यहाँ बिना किसी आइडेंटिटी के रहें और उन राशन कार्ड्स की हेल्प से हमें खाने को कुछ ना कुछ मिलता रहे और हम खाना खाकर भरपेट सो जाएं, ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। ऐसा रिप्लाई उस एक ग्रुप ऑफ वुमेन्स ने किया था। जैसा कि 2 क्वेश्चन इस पैराग्राफ से टोटल बनते हैं। अब एक छोटा सा पैराग्राफ है, इसको डिस्कस हम कर लेते हैं। आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रूपी नोट, साहिब सेज, साहिब कहता है हिज आईज लाइटिंग अप। साहिब क्या कहता है कि कभी कभी मुझे 1 रुपया या फिर 10 रुपये, 10 रूपी नोट यदि मुझे कचरे के ढेर में मिल जाता है तो हिज आईज लाइटिंग अप, उसकी आंखें जो है चमक आ जाती है, एक तरीके का ब्राइटनेस आ जाता है उनमें, एक तरीके का करेज कह सकते हैं, डेयर उनमें आ जाता है। उसकी आंखें चमक उठी, ब्राइटनेस से लाइटिंग हो उठी जब उसने ये कहा कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता है कचरे के ढेर में और कभी कभी 10 रूपी नोट मुझे मिल जाता है। वेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हिप ऑफ गार्बेज, यानी जब यदि आपको एक सिल्वर कॉइन कचरे के ढेर में मिल जाए, ए हिप ऑफ गार्बेज कचरे के ढेर में मिल जाए, यू डोंट स्टॉप काउंटिंग, तो क्या तुम तब भी मतलब ये कचरा बुनना बंद नहीं करोगे? फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर। फिर वो साहिब जो है वो रिप्लाई करता है नहीं, फिर तो हमें क्या होगा, ज्यादा पाने की इच्छा रहेगी, फाइंडिंग मोर रहेगा कि हमें इससे भी ज्यादा मिल जाए, दूसरा कचरे के ढेर में और जाएं और वहां और भी सिक्के हमें मिल सकते हैं, या 10 रूपी नोट या 1 रूपी नोट से भी ज्यादा मिल सकते हैं। It seems that for children, garbage has a meaning different from what is means to their children. अब लेखिए जो अथर है एनिजंग, वो कहती है शायद मेरे ऐसा लगता है, ऐसा सिम होता है कि बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए गार्बेज का अलग मीनिंग है, यानी गार्बेज का मीनिंग अलग है। गार्बेज में मान लीजिए 1 रुपये का कॉइन मिल गया, 1 रुपये कॉइन मिल गया, तो उसके लिए बच्चों के लिए अलग है, जबकि उनके पेरेंट्स के लिए उस कॉइन का मीनिंग अलग है। फॉर द चिल्ड्रेन इट इज wrapped इन वंडर, बच्चों के लिए क्या है, 1 रुपये का सिक्का मिल गया या 10 रुपीज नोट वहां मिल गया, इसका बच्चों के लिए, उन बच्चों के लिए, रैग पिकिंग वाले बच्चों के लिए क्या मतलब है कि ये एक wrapped इन वंडर, यानी आश्चर्य में, सरप्राइज वाली बात है उनके लिए, यानी सरप्राइज से भरा हुआ है या लिपटी हुई ये बात है। फॉर द एल्डर्स, जबकि बड़ों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, इट इज ए मीन ऑफ सर्वाइवल, वो 1 रुपये 1 रुपी कॉइन या फिर वो 10 रुपी जो नोट है वो उनके पेरेंट्स के लिए क्या है, ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल। इसको अंडरलाइन कर लो, मीन्स ऑफ सर्वाइवल, उनके लिए सर्वाइवल का, यानी कुछ ज्यादा दिन, यानी खाने को कुछ ठीक मिल जाएगा, ज्यादा हम अच्छा खा लेंगे, बेटर फूड हम खा लेंगे, ऐसा मतलब उनके पेरेंट्स के लिए है उस कॉइन का। तो इसको भी अंडरलाइन कर लो। इसमें भी एक क्वेश्चन बनता है आपका कि ये जो है बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स का, कि चिल्ड्रन के लिए क्या मतलब है गार्बेज का, पेरेंट्स के लिए क्या मतलब है। तो ये आप इसको भी अंडरलाइन कर लें, क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। तो टोटल मैंने आपको 3, 6, 7 क्वेश्चन बताए आज, यहाँ जितना हमने पढ़ा है 15 के पेज तक, तो यहाँ तक टोटल 7 क्वेश्चन बनते हैं और बाकी का जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।